नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में एंड मैं सौरभ देवांगन आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम यहां पर आधुनिक भारत के इतिहास के ऊपर MCQs कर रहे थे। हम डिटेल में सारे क्वेश्चंस को यहां पर देख रहे थे। तो ये तीसरा MCQs का सीरीज़ है, ठीक है। और अगर आप सीजी व्यापम, CGPSC या किसी भी लेवल का गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये आधुनिक भारत इतिहास जिस भी मतलब आपके एग्जाम में आता है ना, जैसे CGPSC और सीजी व्यापम में आता है, ये बाकी में भी आता है, तो उसमें तो ये जो भी मैं टॉपिक यहाँ पर करवा रहा हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और साथ साथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। और इससे आपका बेस भी काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो लाइक पहले ही कर दीजिएगा, साथ साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं, शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था ये क्वेश्चन, ठीक है, और इसका आंसर भी हमने निकाला था। किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर क्या था? आंसर इलाहाबाद की संधि, ठीक है। हमने यहाँ पर देखा भी था इलाहाबाद की संधि, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं। मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला के नवाब थे। कहाँ के नवाब थे? आंसर है यहाँ पर क्या होगा? लखनऊ, वाराणसी नहीं, ठीक है, हैदराबाद नहीं, बंगाल प्रोबेबली हाँ, ठीक है। आगे देखते हैं। मुर्शिद कुली खान 1717 से लेकर 1772 तक के यहाँ के नवाब थे। अलीवर्दी खान 1740 से लेकर 56 और सिराजुद्दौला अप्रैल 1756, ठीक है, और 2 जून 1757 ये सभी बंगाल के नवाब थे। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला था, ठीक है, सिर पर चढ़ा हुआ था, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ, ठीक है, इसके शासनकाल के अंत के साथ ही बंगाल और बाद में लगभग सभी दक्षिण एशिया पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन शुरू हो गया। तो कौन थे? ये बंगाल के नवाब थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया? अच्छा, चलो देखते हैं कौन थे ये। नाना साहब थे, बिरजीस कादिर थे, बख्त खां थे या तात्या तोपे थे? आगे देखते हैं, ठीक है। बख्त खां को 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह द्वारा साहिब आलम बहादुर या लॉर्ड गवर्नर जनरल के खिताब से सम्मानित किया गया था। वे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और 1857 के भारतीय विद्रोह में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय विद्रोह बलों का कमांडर इन चीफ थे। तो कौन थे? बख्त खां, ठीक है। कौन थे? बख्त खां, ठीक है। तो ये थे कहाँ के? बख्त खां, ये बख्त खां, आंसर ये होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था? ये तो चलो आपको याद ही होगा, प्लासी का युद्ध था, बिल्कुल हो सकता है। पानीपत का युद्ध, क्या लगता है? मैसूर की लड़ाई या सिपाही के गदर के बाद? ये क्या आंसर है? मतलब ये क्या ऑप्शन है? ठीक है, प्लासी के युद्ध के बाद, तो ये आंसर है, ठीक है। ऑप्शन भी मैंने ही डाला है, क्या बोले आप, ठीक है। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया? ठीक है, डच के साथ, अंग्रेजों के साथ, पुर्तगालियों के साथ या फ्रेंच के साथ? आंसर देखते हैं। 1537 में जब बहादुर शाह गुजरात के तट पर पुर्तगाली जहाज पर उनसे मिलने जा रहा था, तब उसे पुर्तगालियों ने मार दिया और उसके शरीर को अरब सागर में फेंक दिया, ठीक है। तो यार पुर्तगाली लोग यहाँ पर गड़बड़ कर दिए, ठीक है। उन्हीं से मिलने जा रहा था, ऐसा लिखा हुआ है, और पुर्तगाली ने उन्हें निपटा दिया, ठीक है, और उनके शरीर को अरब सागर में फेंक भी दिया। बाप रे, भयानक, ठीक है। तो ये कौन थे? पुर्तगाली। आगे देखते हैं। राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? क्या लगता है आपको? झांसी होगा आंसर? नहीं। सतारा? अवध? नहीं। जौनपुर? नहीं। चलो देख लेते हैं आंसर। राज्य अपहरण नीति सबसे पहले 17 भारतीय रियासत पर लागू की गई थी, ठीक है। तो आंसर होगा ये 17, ठीक है। झांसी मत मार के आ जाना, ठीक है। किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? लॉर्ड बेंटिक, डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड कैनिंग?
लॉर्ड बोलते थे भैया अपने आप को, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी 1849 ईस्वी में पंजाब में विलय भारतीय साम्राज्य का भरा हो गया था, ठीक है। विलय भारतीय समाज में हुआ, ठीक है। तो डलहौजी ये कहाँ गया डलहौजी, ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? मुंगेर में नहीं, कलकत्ता में नहीं, हाँ हो सकता है कलकत्ता, क्या से मना कर रहा हूँ यार कलकत्ता होगा, कलकत्ता ये देख लो, हाँ कलकत्ता है। मुर्शिदाबाद, ठीक है, या ढाका नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ब्लैक होल क्या था ये थोड़ा सा जान लेते हैं। ये ब्लैक होल वो वाला नहीं जो आकाशीय घटना होती है, ठीक है, ब्लैक होल वो वाला नहीं है, ठीक है। कई लोग ऐसा समझते हैं और फर्स्ट टाइम आप भी पढ़ोगे ना आपको भी लगेगा ये ब्लैक होल तो शायद वही होगा, नहीं ऐसा नहीं था, ठीक है। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। ब्लैक होल त्रासदी कलकत्ता में घटित हुआ था। यह पुराने फोर्ट विलियम किले में बनी एक छोटी काल कोठरी थी, तो वहाँ एक काल कोठरी था, ठीक है। और 20 जून 1756 को इस किले पर कब्जा करने के बाद बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला जो थे, ठीक है, और उनके सैनिक ने ब्रिटिश कैदियों, ठीक है, कैदियों को इस काल कोठरी में बंद कर दिया। तो इस काल कोठरी में बंद करने के बाद क्या हुआ था वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटी काल कोठरी थी, मैंने एक और डिस्क्रिप्शन आई थिंक डाला है कि नहीं, हाँ ये देख लो। काल कोठरी या अंधकप हत्या नामक घटना स्वतंत्रता पूर्व काल की बंगाल की एक घटना है। ऐसा माना जाता है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 446 अंग्रेज बंदियों, जिसमें स्त्रियां और बच्चे भी सम्मिलित को एक छोटे 18 फुट और 14 फुट 10 इंच चौड़े कमरे में बंद कर दिया। ये कितना बड़ा है यार, कितना छोटा सा है, उसमें 140 अंग्रेज बंदी, क्या मजाक हो रहा है, ठीक है। और 20 जून, इसके एक और है डिस्क्रिप्शन है, 20 जून 1756 की रात में बंद करने के बाद जब 23 जून को प्रातः कोठरी को खोला गया तो उसमें से 23 लोग ही जीवित थे। भैया ऐसे जगह सफोकेशन होगा, कैसे रह पाएगा यार कोई 18 फुट वाली जगह पे इतने सारे लोग, ठीक है। जीवित रहने वाले में हॉलवेल भी था, ठीक है, हॉलवेल ही था जो सारा डिस्क्रिप्शन बताता है, जिन्हें ही इस घटना की रचयिता माना जाता है। इस घटना की विश्वसनीयता को इतिहासकारों ने संदिग्ध माना, ठीक है, मतलब इतिहासकार लोग थे वो बोले, ठीक है। और इतिहास में इस घटना को महत्व केवल इतना ही है कि अंग्रेज ने इस घटना को आगे के आक्रामक युद्धों के कारण बनाया। अब देखो जब ये घटना हुआ ना तो उनका दिमाग खराब हो गया। अंग्रेज लोग जो थे पहले तो ठीक ठाक चल रहा था सारा चीज़, लेकिन जैसे ही घटना हुआ ना उनका दिमाग खराब हो गया और बोले भैया अब तो हम तहस नहस मचा देंगे भारत में, ठीक है। यही लिखा हुआ है कि अंग्रेजों ने इस घटना को आगे में आक्रामक युद्ध में कारण बताया और उनके पास रीज़न मिल गया। जैसे बोलते नहीं वाई क्लियर हो जाता है एक बार, तो कोई भी चीज़ नहीं देखता इंसान, वाई क्लियर होना बहुत ज़रूरी। तो इनका वाई यहाँ पर क्लियर हो गया। उनको बोले अब तो भैया भारत में और ये जितने भी लोग हैं ना सबको हम त्राही मचा देंगे। तब से उनका वाई क्लियर हो गया। उसके बाद से फिर वो मतलब कहीं ना कहीं रीज़न बना पूरे भारत का त्रासदी होने का, ठीक है। तो इसका आंसर है क्या? कलकत्ता, ठीक है। आगे देखते हैं। तीनों एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों का साथ निम्नलिखित में से किस संधि दिया? कौन सी संधि की थी, ठीक है। तो मंगलोर की संधि, श्री रंगपट्टम की संधि, मैसूर की संधि या बिदनूर की संधि। चलिए देखते हैं। तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 92 श्री रंगपुरम, ठीक है, किस संधि के साथ समाप्त हुआ, ठीक है। कौन सा? श्री रंगपत्तनम, ठीक है, रंगपत्तनम, ठीक है। यह टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था, ठीक है। तो कौन सा था? श्री रंगपत्तम, ठीक है। आगे यहाँ देख लेते हैं श्रीरंगपत्तम की संधि, ठीक है, ये आपका आंसर होता है। उसके साथ साथ निम्नलिखित में से किस माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था, ठीक है। सहायक संधि की नीति, राज्य लय की नीति, चूंकि राज्य में कुप्रशासन था, चलो देख लेते हैं आगे, और युद्ध करके आगे देखते हैं। हैदराबाद के निजाम का कर्ज अदा करने के में अपने को असमर्थ पाकर 1853 में बरार का अंग्रेजी राज्य में विलय कर दिया गया, ठीक है। हाँ, ठीक है। 1856 ईस्वी में अवध का कुशासन आरोप लगाकर लखनऊ के रेजिमेंट आउटरम ने अवध का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में करा दिया। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कुशासन। आंसर देखते हैं, कुशासन कहीं पर है, हाँ, चूंकि राज्य में कुछ कुप्रशासन था, ठीक है, ठीक है। और उस समय अवध का नवाब वाजिद अली था, तो उन्होंने बोले वाजिद हो रहा है तुम्हारे साथ काम, वाजिद होना चाहिए, और उन्होंने क्या कर दिया, चूंकि राज्य में कुशासन था इसलिए, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है, हड़प नीति अपनाता था। और ये चलो देखते हैं। झांसी के राज्य को इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया था। किसके कारण? किसके द्वारा? राज्य अपहरण नीति, ठीक है, सहायक संधि की नीति, रानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध युद्ध, ये क्या है? इसमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आंसर देखते हैं, आपको क्या लग रहा है? चलो आंसर ढूंढते हैं। झांसी को अंग्रेजों ने व्यापकत के सिद्धांत या हड़प नीति के तहत, ठीक है, इस राज्य पर कब्जा किया। यह ब्रिटिश भारत का आधिपत्य के तहत मराठा नेवालकर वंश द्वारा शासित यह एक स्वतंत्र राष्ट्र था। इससे
पहले झांसी 1728 से 1804 तक पेशवा के अधीन था। ठीक है, तो कौन सा नीति है? राज अपहरण नीति, यह आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई? ठीक है, पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा, किस ब्रिटिश द्वारा, ठीक है, किस पेशवा काल में किया गया? ठीक है, रघुनाथ राव है आंसर, या नारायण राव है, माधव राव या बाजीराव? आगे देखते हैं इसका डिटेल में। पेशवा बाजीराव द्वितीय 1795 और 1818 के समय अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा को समाप्त कर दिया गया। तो कौन थे उस समय? ये थे बाजीराव द्वितीय। ठीक है, तो बाजीराव सेकंड कहाँ है? बाजीराव द्वितीय, ये आंसर होगा। चलो आगे देखते हैं। जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन था उस समय? नसीरुद्दीन महमूद शाह, वाजिद अली शाह, एक मिनट, वाजिद अली शाह, शुजाउद्दौला याद होगा आपको, सुजाने वाला, ठीक है, अलीवर्दी खां। आगे देखते हैं। जब 1856 ईस्वी में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब अवध के 5वें नवाब वाजिद अली शाह थे। कौन था? वाजिद अली शाह। कहाँ गया? किधर गया? वाजिद अली शाह। ठीक है, ये 13 फरवरी 1847 से लेकर 11 फरवरी 1856 तक थे। ठीक है, अवध पर कब्जा करने के बाद अंग्रेजी कंपनी ने तर्क दिया कि अवध की जनता के कुशासन से कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं। अब देखो ये क्या बोलते हैं यार, कुशासन मतलब कौन? अवध की जनता है ना, कुशासन कौन कर रहा था? ये वाजिद अली खां कर रहा था। ये उसका कारण बताएं, बताओ। ऐसे तो थे अंग्रेज। ठीक है, तो ये कहाँ गया यार? ये यार एक कट, वाजिद अली खां। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 1767 से लेकर 69 में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा जाने वाला पहला मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ? तो देखते हैं, पांडिचेरी की संधि थी या मद्रास की संधि, मैसूर की संधि, एक्सेलरा सैप्ले संधि? आगे देखते हैं। मद्रास की संधि एक शांति समझौता था जो वर्ष 1769 में मैसूर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। तो आंसर हमको यहाँ मिल गया, मद्रास की संधि। इस संधि द्वारा पहला आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। ठीक है, तो आंसर क्या है? मद्रास की संधि। ढूंढते हैं मद्रास की संधि। चलो आगे देखते हैं। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराज उद दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो किसने विश्वासघात किया था? मीर कासिम? नहीं। ठीक है, हैदर अली? नहीं। नवाब के अवाब? नहीं। मीर जाफर? चलो आंसर देख भी लेते हैं। ठीक है, ओके। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ उनके सेनापति मीर जाफर ने विश्वासघात किया था। मीर जाफर ही तो थे, ठीक है, जिन्होंने विश्वासघात किया था। ठीक है, वही सेनापति, याद होगा आपको। इस पर मीर जाफर ने अपनी सैन्य टुकड़ी को शामिल ही नहीं किया। ठीक है, अतः सिराजुद्दौला ने अकेले ही ब्रिटिश कंपनी की सेना, लॉर्ड क्लाइव, उस टाइम के जो उनके सेनापति जो थे अंग्रेजों के, वो लॉर्ड क्लाइव थे, ठीक है, से युद्ध किया और पराजित हुआ। ठीक है, मीर जाफर कंपनी की सहायता से बंगाल के नवाब बनने वाला प्रथम व्यक्ति था। ठीक है, मीर जाफर अब सेनापति था। ठीक है, अब ऑब्वियस बात है, उन्होंने धोखा दिया, विश्वासघात किया। तो कौन विश्वासघात किया? मीर जाफर। तो कंपनी बोले अरे भैया हम तुमको बना देते हैं। ठीक है, तो मीर जाफर बन गया। ये कहाँ गया? हाँ, ठीक है, मीर जाफर कंपनी की सहायता से बनने वाला था पहला। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मीर जाफर। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, लॉर्ड वेल्सले, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, वॉरेन हेस्टिंग्स? देखते हैं। तात्कालिक गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स ने हैदर अली के मुकाबले के लिए आयरकुट को दक्षिण भेजा, जिसने अपनी सफल कूटनीति से महादजी, सिंधिया और निजाम को अंग्रेज विरोधी गुट से अलग करने में सफलता प्राप्त की। तो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, आई थिंक आपको सारा चीज़ क्लियर हो रहा होगा। मेरा देखिए ये जो डिस्क्रिप्शन देने का सबसे रीज़न क्या है ना, कि कई बार ऐसा लगता है, जैसे मैं भी काफ़ी एमसीक्यूज़ देखता हूँ, है ना, एमसीक्यूज़ मैं भी देखा करता हूँ यूट्यूब पे। ठीक है, तो उसमें से ना काफ़ी लोग मैंने देखा है कि कमेंट में लिखे रहते हैं यार ये क्वेश्चन आंसर करते हैं, ये क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। तो उसका एक रीज़न मुझे समझ में आ गया। कई बार लोगों को लगता है कि मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ लॉर्ड वेल्सले, अरे आपको पता है अरे वेल्सले तो नहीं है, ठीक है, हेस्टिंग्स है, तो आप लिख दोगे। ठीक है, लेकिन डिस्क्रिप्शन अगर आपको पूरा रीज़न पता होगा तो आपके दिमाग में भी डाउट नहीं आएगा। ठीक है, और मैंने जिस तरह से पिछले वीडियो में बोला था, इस वीडियो में सेम चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका इमेजिनेशन बढ़े, आपको डीप में नॉलेज मिल जाए, ताकि कैसे भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए ना, टेढ़ा मेढ़ा भी क्वेश्चन आ जाए तो आपसे वो क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूँ कि योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। ठीक है, हमने इस चैनल पे बोलना चाहिए मोनेटाइजेशन स्टार्ट नहीं किया है,
क्यों, उसका रीज़न मैं आपको देना चाहता हूँ ताकि आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे संदीप माहेश्वरी की बात की जाती है ना, संदीप माहेश्वरी, ठीक है, संदीप माहेश्वरी जी ने क्यों अपने चैनल पे मोनेटाइजेशन नहीं किया, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं क्यों क्यों नहीं करते भैया। तो उसका रीज़न क्या है पता है, जो भी पर्सन है जैसे वीडियो देख रहा है, वो कुछ सीख रहा है, मोटिवेट हो रहा है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की बात कर रहा है, सोच रहा है, अच्छा खासा सोच रहा है, उसी के बीच में अचानक से ऐड आ गया ज़ोमैटो, ठीक है, ज़ोमैटो खाओ, ठीक है, और ज़ोमैटो खाओ, स्विगी कर लो, ठीक है, वो क्या बोलना चाहिए, रेड बस का ऐप आ रहा है। अरे यार नहीं मन है यार। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप अगर लड़के हो तो वहाँ पर लिपस्टिक का ऐड आता रहेगा। अरे नहीं, मेरे को थोड़ी लगाना है भैया, ऐसा टाइप का आपके दिमाग में आएगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न रहता है, हमारा ध्यान जो होता है ना, ध्यान जो होता है वो भटक जाता है, ठीक है। इस कारण संदीप माहेश्वरी जी ने भी नहीं किया, और कहीं ना कहीं योगेंद्र सर ने भी इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या किया, यहाँ पर आपके लिए हमारे लिए मोनेटाइजेशन स्टार्ट नहीं किया ताकि, और मोनेटाइजेशन से सर को अच्छा खासा पैसा भी मिलता, लेकिन उन्होंने नहीं किया। कारण क्या है कि हम नहीं चाहते कि आपको डिस्टर्बेंस हो, ठीक है। हम चाहते हैं आपको डीप नॉलेज मिले। आप ही CGPSC फाइट कर रहे हैं तो आप निकालें, CG व्यापम तो 100% निकालें, ठीक है। इसलिए इस चीज़ को किया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ पहले कि वीडियो अगर हम इतने मेहनत से बना रहे हैं तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड साथ साथ में योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पर जो भी पढ़ाई हो रहा है ना वो ट्रिक्स के जरिए होता है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ट्रिक्स के जरिए, आप भूलोगे नहीं। दो चीज़ है, ठीक है। एक पर्सन है जो बिना ट्रिक्स का याद कर रहा है, दूसरा पर्सन ट्रिक्स का याद कर रहा है। 5 साल उसको भी हो गए, ये पर्सन 1 साल से कर रहा है और वो 1 साल से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास ट्रिक्स थे तो याद था, उसके दिमाग में सारा चीज़ था, वो सट से गया एग्जाम दनादन निकाल दिया। और वहाँ पर आप कन्फ्यूज हो रहे यार मेरे से हो ही नहीं पा रहा है। कारण क्या है? ट्रिक्स का एक बहुत बड़ा रीज़न है। और सर ने खुद 16 से 17 एग्जाम निकाले हैं। तो यार मजाक नहीं होता, उसमें से टॉप भी किया है सर ने, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात है, सर को तो पहली बात तो सल्यूट है, ठीक है। तो ये रीज़न मैं देना चाहता हूँ। 100% जाके ऑनलाइन कोर्स डाउनलोड कीजिए। बहुत ही अच्छे से मैं आपको बता दे रहा हूँ, सारा चीज़ बहुत अच्छे से सर ने वहाँ पर समझाया है। मैंने जब खुद कोर्स देखा तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया था कि इतने बेहतरीन, इतनी ईजी तरीके से हो सकता है क्या सच में, ठीक है। एंड साथ साथ में स्पीड करके भी आप देख सकते हो, ठीक है। अगर ऐसा जस्ट मैं बोलूँ, अगर दूसरे क्लासेस आप कर रहे हो, कहीं पर भी कर रहे हो, जाकर ऑफलाइन क्लास कर रहे हो, तो ऑफलाइन क्लास का समझ अपने लेवल पर होता है, उसको मैं बिल्कुल अपने वो नहीं कर रहा हूँ। बट मैं एक और चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ऑफलाइन क्लास में आप सर को नहीं बोल सकते सर 2x बोलो ना, 2x बोलो ना, टाइम कम है आपके पास। ऑनलाइन क्लास घर बैठे बैठे दनादन यहाँ पर कर लो, ठीक है। और अगर आप भिलाई पे रहते हो यार, तुम तो किस्मत वाले हो, ठीक है। पहली बात तो तुमको योगेंद्र साहू सर के साथ वहाँ पर अगर आप रहते हो और आप इंटरेस्टेड हो तो योगेश सर के सामने रह के उनसे सीखने का मौका मिल रहा है। और अगर आप भिलाई पे नहीं रहते तो भी आप किस्मत वाले हो, क्योंकि आपको घर बैठे बैठे योगेंद्र सर पढ़ा दे रहे हैं। तो ये आपको योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस डाउनलोड करना है, ठीक है। प्ले स्टोर में जाइएगा, डाउनलोड कीजिएगा और फटाफट कोर्स लीजिएगा एंड आगे प्रिपरेशन शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया तथा भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया, ठीक है। कौन सा शासन वो था? 1838, 1919, 1858, 1898। तो क्या लग रहा है? 58 देखते हैं, आंसर देखते हैं आगे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी IEC का शासन 1757 में आरंभ हुआ और 1857 में भारतीय विद्रोह के बाद 1858 में भारतीय कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। तो लगभग 100 से 101 साल के आसपास इन्होंने वो किया, ठीक है। और 1858 में ये जो ब्रिटिश जो रानी हुआ करती थी, क्वीन हुआ करती थी, उन्होंने बोला भाई हम करेंगे अब शासन, ठीक है, अब हम करेंगे, ठीक है, अब अपना राज होएगा, ठीक है। तो 1858, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया, ठीक है। देखते हैं 1901, 11, 13, 21। चलो देखते हैं आगे। उस समय की बात करी जा रही है। भारत के शासक किंग जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911, ठीक है, आंसर मिल गया। 1911 को दिल्ली दरबार में इसकी आधारशिला रखी थी, तो 1911 आंसर मिल गया। बाद में ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर हॉबर्ट बेकर और सर एडविन लुटियंस, ठीक है, ने इस शहर की योजना बनाई। इस योजना को पूरा करने में 2 दशक लग गए, जिसके बाद 13 फरवरी 1931 को आधिकारिक रूप में दिल्ली देश को राजधानी बनाया गया। तो चलो ठीक है, ये हमको आंसर यहाँ मिल गया। आंसर है 1911, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, विलियम वेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग्स, कर्नल सैंडिक। आगे देखते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। वर्ष 1773 में यह हमको आंसर मिल गया, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट को लागू करके बंगाल के गवर्नर पद पर नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। क्या बंगाल के गवर्नर से हटकर बंगाल का गवर्नर जनरल, बस सिर्फ गवर्नर जनरल कर दिए, ठीक है। मतलब ये जनरल को ऐड कर दिया गया, ठीक है।
हेस्टिंग्स ने अपने 12 वर्ष के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण फैसले किए, जिसमें से पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और वर्ष 1781 में बना कलकत्ता मदरसा का निर्माण है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो अगर बात करें हेस्टिंग्स की बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसले क्या थे। पिट्स इंडिया एक्ट भी कौन लाया था, 1784 में कौन लाया था, हेस्टिंग्स लाया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बंगाल की ये वॉरेन हेस्टिंग्स। आगे देखते हैं। ठीक है, ओके, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया। स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त किया गया क्लाइव के द्वारा, हेस्टिंग, वेलजोली, कॉर्नवालिस। चलो आगे देखते हैं। सही उत्तर लॉर्ड कॉर्नवालिस है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1786 से 1793 तक भारत में गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। ठीक है, तो ये याद करना 1786 से लेकर 93 तक। ठीक है, इसको याद करना बहुत जरूरी है। साथ साथ गवर्नर जनरल में कौन किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने द्वारा बंगाल में स्थायी भूमि राजस्व बंदोबस्त शुरू किया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा लॉर्ड क्लाइव। अरे क्लाइव कर रहा हूँ यार, कॉर्नवालिस, सॉरी। ठीक है, आगे देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हित में अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी। अच्छा, चलो देखते हैं। बंगाल प्रांत की स्थायी भू व्यवस्था, मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था, मध्यवर्ती प्रांत की जमींदारी भू व्यवस्था या संयुक्त प्रांत की मालगुजारी व्यवस्था। चलो आगे देखते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा 1820 में प्रारंभ की गई। इस व्यवस्था को मद्रास, बंबई और आसाम के कुछ भागों में लागू किया गया। इस व्यवस्था में सरकार ने रैयत अर्थात किसानों से सीधा संपर्क किया। ठीक है, तो क्या था इसका सीधा संपर्क किया किसमें, रैयतवाड़ी व्यवस्था, मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी व्यवस्था। चलो आगे देखते हैं। भारत में प्रथम तार टेलीग्राफ सेवा कब प्रारंभ हुई। 53 में, 75 में, 84 में या 1900 में। देखते हैं आगे। देश में पहली बार टेलीग्राम तार सेवा सन 1853 में आगरा से कोलकाता के बीच शुरू हुई। ये भी याद रख लेना। ठीक है, अगर मान लो कैलकुलेटर में पूछ लेता है, ठीक है, ये आगरा से कलकत्ता के बीच में शुरू हुई थी। कैलकुलेटर मान लेता, पूछ लेता है कि भैया कहाँ से कहाँ भेजे थे अंग्रेज लोग, तो शुरू हुआ था आगरा से कलकत्ता। ठीक है, अंग्रेज सरकार अपने सारी दस्तावेज इसी के जरिए भेजती और मंगाती थी। आज़ादी के बाद लोगों ने इसका खूब लाभ उठाया। अच्छा चलो ठीक है, कब था, 1853। भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासन में आरंभ की गई थी। डलहौजी में हुआ था, करजन में हुआ था, बेंटिक में हुआ था या कॉर्नवालिस में हुआ था। चलो आंसर देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में ब्रिटिश क्षेत्र के प्रभाव प्रशासन हेतु भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत की थी। किसने, कॉर्नवालिस ने। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर सारा कंप्लीट होता है वीडियो। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर, ये लाइक, एक मिनट, लाइक को भी करें, लाइक कीजिएगा। ठीक है, शेयर कीजिएगा, साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट तो जरूर करना यार, कैसा लगा आपको वीडियो। ठीक है, सारा चीज़ कैसा लग रहा है। अभी हम और भी पार्ट्स लाएंगे। ठीक है, आधुनिक भारत के इतिहास के ऊपर भी लाएंगे और बाकी भी हम लोग लाते रहेंगे। ठीक है, तो मज़ा आ रहा है तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है और अपना प्रिपरेशन बहुत हाई लेवल पर रखिए। मैं तो आपको बोलता हूँ कि प्रिपरेशन कम से कम ठीक है, कम से कम आपको एग्ज़ाम से 25 दिन पहले से कर लेना चाहिए। अभी आप बोलोगे ऐसा कैसे पॉसिबल है, अभी तो ये 12 तारीख के आसपास, तो 12 फरवरी को ये अपना इसका एग्जाम है पीएससी का, आई थिंक उसी टाइम में। ठीक है, तो उस टाइम एग्जाम में कैसे प्रिपरेशन पहले कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ लास्ट मोमेंट के प्रिपरेशन से बचना, लास्ट मोमेंट वाला। ठीक है, लास्ट मोमेंट के प्रिपरेशन से बचना। ठीक है, लास्ट मोमेंट के प्रिपरेशन के ऊपर बिल्कुल मतलब वो मत रहना। ठीक है, अपना प्रिपरेशन आज से ही करो। अगर आपको लग रहा है कि भैया उस टाइम हम 10 घंटा पढ़ लेंगे, नहीं, आज 10 घंटा पढ़ लो। ठीक है, अभी का मौज करोगे तो उस टाइम रोने वाला हाल होगा, और अभी रो के पढ़ लोगे तो उस टाइम मौज करोगे। तो यही है। और अगर आपको अपना बोलना चाहिए एग्ज़ाम निकालना है और साथ साथ में अपना प्रिपरेशन बहुत हाई करना है, तो योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस को आप ज्वाइन करें साथ साथ में, और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपका नॉलेज और हाई लेवल पे जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।